अलास्का को यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा जरूर कहा जाता है, लेकिन ये बहुत सुदूर पड़ता है। यहाँ काफी कम शहर हैं और सर्दियों में इतनी ठंड पड़ती है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और कह सकते हैं ये इलाका उतना एडवांस नहीं है जितने यूनाइटेड स्टेट्स के बाकी इलाके हैं। और यहीं पर मैं पला बड़ा, और अब जब मुझे नौकरी मिल चुकी है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मुझे लगा था मुझे कैलिफोर्निया मूव होना होगा, वहां कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन यहां पर एक पुलिस वाले की नौकरी मिलना मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और आज पहले दिन जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा था, मुझे था कि सब डांटेंगे मुझे, ये कहेंगे कि चलो सीधे खड़े हो जाओ, ट्रेनिंग पूरी की है तुमने या नहीं। लेकिन यहां तो सभी बहुत ज्यादा अच्छे थे, बिल्कुल भी कोई नहीं डांट रहा, बल्कि मेरे सीनियर तो मुझे कह रहे थे, देखो ड्यूटी वीकली लगा करेगी, यानी एक वीक में पेट्रोलिंग का काम भी करना होगा, कहीं नाका लगाना हो तो वहां पर भी जाना होगा, ऑफिस वर्क भी करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी काम तुम्हें दे दिया जाएगा। अब सीनियर होने का थोड़ा सा हमें फ़ायदा तो मिलना चाहिए। मैंने कहा जी सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा काम करने को तैयार हूँ। जिसके बाद मेरे सीनियर ने कहा था, तो तुम्हारी टीम बनाते हैं मिस्टर हेडली के साथ। हेडली ज़रा इधर आना, एलेक्स है ये, चलो एक दूसरे से थोड़ी बात करो, अब से तुम्हारी टीम बनाई जाएगी। और मैं कहता हूँ यार पेट्रोलिंग वाले कमी है यहाँ पर, तो तुम दोनों पेट्रोलिंग का काम कर लोगे ना। जो मिस्टर हेडली थे वो पहले मना कर रहे थे, सर पेट्रोलिंग का काम नहीं, सर घूमना फिरना नहीं, ऑफिस में कुछ बता दीजिए, या कहीं शहर में जाना हो, कुछ और मुश्किल काम, लेकिन पेट्रोलिंग वाला काम मैं नहीं करना चाहता। वहां पर कोई भी पेट्रोलिंग का काम करना नहीं चाहता था। पेट्रोलिंग यानी कि गाड़ी लेकर घूमना, और कहीं पर कोई इमरजेंसी है तो लोगों की मदद करना। मैं तो ये काम करना चाहूंगा, इससे तो मुझे पुण्य मिलेगा। अरे लोगों की मदद कौन नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं ऑफिस में बैठा रहूं, फाइल्स को झांकता रहूं। नाम का पुलिस वाला बनना नहीं चाहता था, मैं काम का पुलिस वाला बनना चाहता था। जिसके बाद मैंने अपने सीनियर को कह दिया, सर मैं तो तैयार हूं, आप किसी और को कह सकते हैं, मैं उनके साथ काम करने को तैयार हूं। फिर मेरे सीनियर ऑफिसर कहने लगे, देख मिस्टर हेडली, ये एलेक्स ये तैयार है तो तू तैयार क्यों नहीं हो रहा। ये तुझसे जूनियर है और अब से तेरे साथ काम करेगा, इसे सब कुछ सिखा देना, सब कुछ बता देना, अब तो तुझे पेट्रोलिंग करनी ही होगी। सीनियर वहां से जा चुके थे और हेडली मुझे कमरे में लेकर आया और कहने लगा, तेरा दिमाग खराब है, पहला दिन है और पेट्रोलिंग का काम ले लिया तूने। यार जब कुछ ना पता हो ना तो बोलना नहीं चाहिए। मुंह जरूर बोलने के लिए बना है, लेकिन होंठ बने हैं चुप रहने के लिए, तो हर वक्त बोलते नहीं रहना चाहिए। खुद तो फंसाया, मुझे भी फंसाया। मैंने कहा, देखो हेडली, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, साथ रहूंगा, मुझे काम बता देना क्या क्या करना पड़ता है क्या नहीं। जिसके बाद अब बचा कुछ नहीं था, ड्यूटी हमें मिल चुकी थी और ये ड्यूटी तो बड़ी अच्छी होगी। ऑफिस में पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, सुबह सुबह गाड़ी लेकर निकलो, राउंड पर आसपास के जितने भी इलाके हैं राउंड लगाते रहो। और हमारा इलाका बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब वो दिन तो ऐसे ही लड़ाई झगड़े में निकल गया। हेडली मान नहीं रहा था, लेकिन मैं कह रहा था कि ड्यूटी लग चुकी है, मैं सुबह निकल जाऊंगा अगर तुम नहीं आए तो। सुबह सुबह हेडली आया और 2-3 गालियां निकाल कर कहने लगा, अब जाना तो पड़ेगा, फंस गया है तू भी, मैं भी फंसा हूँ, लेकिन याद रख अब काम करने के कुछ तरीके हैं, अब उन्हीं तरीकों से काम करना होगा, समझ गया ना। वरना अगर अभी शक है तो अपने सीनियर्स से बात कर सकता है। मैंने कहा, अरे हेडली आप बताइए ना, आप मुझे नियम बताइए, मैं हर नियम मानूंगा, आप भी तो मेरे सीनियर हैं, आपको मना कैसे कर सकता हूं। फिर हेडली ने जो नियम बताए, मैं एक बार के लिए सोचने पर मजबूर हो गया था। मैं पुलिस स्टेशन में ही हूं या कोई सादा सरकारी दफ्तर है ये। हेडली ने कहा, देख पहला नियम तो बिल्कुल साफ है, हम जिस इलाके में हैं यहाँ ज़्यादातर जंगल बने हुए हैं, जहाँ सर्दियों में बहुत बर्फ़ पड़ती है और अब गर्मियों का मौसम है तो बर्फ़ पिघल चुकी है
और हरियाली हर तरफ है। तो हम राउंड लगाने जंगल वाले इलाके में भी जाएंगे। याद रखना, जंगल से अगर किसी की चीखने की आवाज़ आए, रोने की आवाज़ आए, मदद की गुहार कोई लगा रहा हो, नज़र ना रहा हो, तब कुछ भी सोचना समझना नहीं है। समझो कि तुमने कुछ सुना नहीं, तुमने कुछ देखा नहीं। वहाँ से चुपचाप निकल आना है, हर किसी को बताना नहीं है, वरना मुसीबत पड़ सकती है। ठीक है ना? ये पहला नियम। मैंने कहा हेडली, लेकिन अगर किसी को मदद की ज़रूरत हुई? तो हेडली कहने लगे, देखो तुम मुझ पर यकीन करते हो, धीरे धीरे समझाऊंगा, क्योंकि शुरू में सब कुछ बता दूंगा तुम समझ नहीं पाओगे। समझ गए ना? जंगल में अगर गाड़ी लेकर जा रहे हो, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अब जंगल के बीच में है कोई और सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई नज़र नहीं आ रहा, तो भाई जंगल में घुसना नहीं है, पागल नहीं बनना है। और दूसरा नियम है, वो पुराना टाउन है। पुराना टाउन पूरी तरह से छोड़ा जा चुका है, कोई इंसान वहाँ नहीं रहता, सिर्फ जानवर रहते हैं। और उस जगह भी राउंड लगाने के लिए तो हमें जाना ही होगा। हमारी गाड़ी ट्रैक होती है, यानी घूम रही है या नहीं, चेक कर सकते हैं इमरजेंसी वाले, तो गाड़ी तो घुमानी होगी। अब उस टाउन में अगर गाड़ी तुम्हारे पास है और तुम्हें आसपास कोई लेटा हुआ इंसान नज़र आता है, ज़मीन पर लेटा हुआ है, गाड़ी धीमी नहीं करनी है, गाड़ी रोकनी नहीं है, उस तरफ ध्यान नहीं देना है और निकलना है वहाँ से। मैंने कहा हेडली, अगर कोई नज़र आया, उसे मदद की ज़रूरत होगी? तो हेडली ने कहा, यार समझो, सीनियर मैं हूँ या तुम हो, ले जाओ गाड़ी, फिर मैं खुद ही बात कर लूँगा। कि वो नियम मानना नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा हेडली, चलो अब जैसा आप कहेंगे ठीक है, तो बताते चले जाइए, मैं अब से आपको टोकूंगा नहीं। और एक और नियम है भाई, गाड़ी कहीं पर भी तुम रोको, मान लो जंगल के पास कहीं रोक ली, किसी के घर के पास रोक ली, और फिर तुम एक बार गाड़ी को चेक ज़रूर करना कि कहीं कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं। और तब अगर तुम्हें गाड़ी के पीछे ना किसी के पैरों के निशान नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे गाड़ी के पीछे कोई चलते चलते आया हो, नीचे पैरों के निशान बने हैं, तो उसके बाद गाड़ी लेकर जल्दी से वहाँ से निकलना है, ज़्यादा समय वहाँ रुकना नहीं है। और ख़ास तौर पर वो पैरों के निशान जिस तरफ भी जाते हैं उसे फॉलो नहीं करना है। हमारा काम पैरों के निशानों से नहीं है। दिमाग में कुछ भी आए लेकिन उन पैरों के निशानों का पीछा नहीं करना है। और एक और नियम, ये जो रेडियो है ना, इसमें ज़्यादातर इमरजेंसी कॉल्स ही आएंगी, 911 की या ऑफिस से आ सकती है, लेकिन कभी किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दे, याद रखना, ध्यान से सुनो, किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाए ना और रेडियो क्रैकल करने लगे, रेडियो बंद कर देना है। 5-10 मिनट रेडियो को बंद करना है और तुम जहाँ पर हो वहाँ से जल्दी निकलना है, फिर गाड़ी कहीं और सुरक्षित जगह लगानी है और फिर से रेडियो को ऑन करना है, क्योंकि हम रेडियो को ऑफ नहीं कर सकते, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। लेकिन हालात बदलते हैं जब किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, और ख़ास तौर पर क्रैकल की आवाज़ जब बीच में आ रही हो ना रेडियो की, तो ध्यान देना है। तो ये तो साधारण नियम है। और एक और नियम समझ लो, जब शाम का वक्त हो जाए, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, जंगल के अंदर मत जाना। ये बिल्कुल सुरक्षित रहने का तरीका है। शाम के वक्त के बाद से और सुबह होने से पहले पहले जंगल में नहीं जाना है, और अगर हो तो बाहर निकलना है। जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर कोई मदद की गुहार भी लगा रहा है और तुम्हें लगता है कि मैं जंगल में हूँ, तो मेरी मदद के लिए जंगल में आ रहे हो, तो भाई निकलो, अपनी जान बचानी है। जंगल बहुत खतरनाक है। मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था, हेडली मेरे साथ थे, जिसके बाद हमने काफ़ी राउंड लगाए। लगभग 4 घंटे तक हम मेन सिटी एरिया में घूमते रहे। उसके बाद आसपास के जो खाली इलाके थे वहाँ भी राउंड लगाने के लिए जाना था। और इतने समय तक मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, हेडली मुझे तो करप्ट लगता है, ये शायद रिश्वत लेता है, हो सकता है कई जगह क्राइम होते हों, ये बस आंखें मूंद लेता है और ये चाहता है कि मैं भी आंखें मूंदता रहूं। बाकी देखते हैं, अगर मुझे कहीं पर ऐसा लगा कि मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, मैं वो काम नहीं करूँगा। ऐसा काम मैं कर ही नहीं सकता। फिर वक्त शाम का हो गया था। हम एक रेस्टोरेंट में पिछले 2 घंटे से बैठे हुए थे।
और मुझे हेडली बता रहे थे, देखो ये वाला इलाका, यहाँ पर कई बार लोग नशा बेचने के लिए आते हैं। अब उनकी पहचान चेहरे से करनी है। नशेड़ी जो होते हैं ना, उनके चेहरे ऐसे ही होते हैं, चप्पू से। तो अगर तुम्हें ऐसा कोई दिखे तो चुपचाप थोड़ा पीछा करना है। अगर उसका चेहरा उतर जाए, समझ लो बस उसे पकड़ना है और चेक करना है। कुछ मिलता है तो फिर एक्शन लेना है। बात समझ रहे हो ना? यहाँ पर हर रोज़ आना बहुत ज़रूरी है। एक तो चलो खाना खाने के लिए आना पड़ता है, बाकी थोड़ा चेक कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, मैं ऑफिस में कुछ समय रहना चाहूँगा, मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ देना। बाकी थोड़ा राउंड तुम अकेले लगा सकते हो ना, शहर में राउंड लगाना, क्योंकि 2 घंटे अगर रात के वक्त या शाम के वक्त राउंड लगाना है तो शहर में लगाना। अंधेरे में शहर से बाहर नहीं निकलना है। मैं 1 घंटे तो वहाँ आसपास ही रहा। फिर मुझे लगा शहर का चप्पा चप्पा एक बार छान कर देखता हूँ, इससे मुझे रास्ते याद हो जाएंगे। वैसे भी रात के वक्त भी कभी कभी मुझे पेट्रोलिंग करनी होगी। मैं अकेला ही था, इसीलिए शहर से थोड़ा बाहर निकला और कब जंगली रास्ते पर पहुंच गया पता ही नहीं चला। फिर मुझे लगा मैं थोड़ा ज़्यादा ही बाहर नहीं निकल आया। पहले मुझे लगा था शहर के कुछ हिस्से ऐसे खाली इलाकों से कनेक्टेड हैं। ये वाला आगे कनेक्टेड नहीं है। मैप देखता हूँ, अरे 2 किलोमीटर आगे निकल आया मैं। इस तरफ तो आगे कुछ है ही नहीं। ऐसा करता हूँ, यहाँ से गाड़ी घुमाता हूँ। वो पूरा खाली रास्ता था। वहाँ स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी। सड़क चौड़ी थी, सिंगल लेन थी। तो मुझे लगा यहाँ से गाड़ी घुमा लेता हूँ, ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। तो मैं गाड़ी घुमाने लगा और गाड़ी का पिछला एक पहिया वहाँ मिट्टी में फंस गया, क्योंकि मैं सड़क से थोड़ा नीचे उतर आया था। मैं गाड़ी रिवर्स करना नहीं चाहता था, ऐसे ही घुमाने के चक्कर में पिछला टायर मैंने फंसा दिया। फिर मैं बार बार जब गाड़ी को एक्सलरेट कर रहा, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही और मैं जान गया, अरे टायर फंस गया लगता है। फिर मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा। अंधेरा था, जंगली रास्ता था और मुझे बताया गया था ऐसी जगह पर रुकना नहीं है। तो मैं थोड़ा चौकन्ना था। मैंने गाड़ी का पिछला टायर देखा मिट्टी में फंसा हुआ, और फिर मैंने सोचा कुछ सख्त चीज़ फंसाता हूँ बीच में, ताकि टायर उसके ऊपर चढ़कर बाहर निकल पाए। लेकिन तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, वो भी जंगल से। ये चीखने की आवाज़ थी और फिर रोने की आवाज़। एक चीख के बाद जैसे सिसकियों की आवाज़ें शुरू हो गई, और ये आवाज़ें ज़्यादा दूर से नहीं आ रही थी। वहाँ खड़ा होकर मैंने आवाज़ लगानी तो चाही, लेकिन दिमाग एक बार के लिए चला। कहा गया था मुझे, खास तौर पर हेडली ने कहा था कि अगर जंगल से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो भी रात के अंधेरे में, नज़र कोई नहीं आता तो जंगल में नहीं जाना है। अंधेरे में वैसे भी जंगल में नहीं जाना है। अब मैं क्या करूं? मैंने गाड़ी थोड़ी बाहर निकाली। सिसकियों की आवाज़ आती रही, लेकिन मैंने रेडियो पर एक मैसेज भेजा कि मैं जंगल के इस हिस्से में हूँ। हेडली, क्या तुम सुन रहे हो? हेडली ने अपना रेडियो ऑन ही रखा हुआ था, तो उसे मेरी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान और डरा हुआ कहने लगा, जो भी है वहाँ से निकल, जो भी है वहाँ से निकल। मैंने कहा, यहाँ लगता है किसी को मदद की ज़रूरत है। हेडली कहने लगा, निकल निकल निकल, अगर जंगल से रोने की सिसकने की आवाज़ आ रही है, निकल, पागल तो नहीं है, जल्दी से निकल, मैं वहाँ आने वाला नहीं। जिसके बाद अब हेडली ने कह दिया था कि मैं वहाँ से निकलूँ, जंगल में ना जाऊँ पड़ताल करने के लिए। तो मैं गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकला। यकीन कीजिए, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। किसी को मदद की ज़रूरत थी। मैं पुलिस वाला हूँ, उसके बावजूद मैंने मदद नहीं की। आखिर ऐसा भी क्या नियम बनाना जो लोगों की मदद कर ही ना पाए हम। गाड़ी लेकर मैं पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। हेडली से मैं मिला और हेडली मुझे देखते ही कहने लगा था, तेरा दिमाग खराब है। देख, कल तेरे साथ कुछ हुआ ना, मुझे जिम्मेदारी मत देना, ठीक है? मैं रेडियो बंद ही करूँगा अगर मैं यहाँ पर हूँ और तू अकेला पेट्रोलिंग पर है। देख, तेरा दिमाग खराब है, तू कुछ गड़बड़ कर देगा। नियम इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि हम कामचोर हैं, नियम इसलिए बनाए गए हैं कि थोड़ा खतरा है जंगल में, समझने की कोशिश कर। और मैंने कहा, ठीक है हेडली, बिल्कुल, मैं थोड़ा ऑफिस में बैठना चाहूँगा, देखता हूँ कुछ फाइल्स में कोई काम की चीज़ मुझे मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मेरे शुरुआती दिन है ना। हेडली ने हामी भरी
और मैं ऑफिस में चला गया। लेकिन मैं सोचे जा रहा था, कैसे लोग हैं ये, किसी को मदद की ज़रूरत होगी और हम मदद नहीं करेंगे। लगता है लड़कियों की तस्करी चलती है यहाँ। मुझे फाइल्स खंगालनी होंगी, यहाँ कितनी लड़कियाँ गायब हुई हैं, लोगों के साथ क्या क्या हो चुका है। मैं शहर की फाइल्स खंगालने लगा और हर शहर की तरह यहाँ पर भी कत्ल के कई केस थे। कई बार कातिल भाग चुके थे। अगवा होने के केस भी कई सारे थे। अपहरण के केस भी भरे पड़े। तो मुझे लगा ये अपहरण जंगल में तो नहीं होता होगा, बाकी ऑर्गन स्मगलिंग का काम भी हो सकता है। तो मुझे जंगल में जाने ही नहीं दिया हेडली ने। चलो कोई बात नहीं, अब मैंने उसे बता दिया था, वो मेरा सीनियर है, मैं जूनियर हूँ, मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। फिर मैं कुछ समय ऑफिस में बैठा और उसके बाद घर की तरफ निकला। इमरजेंसी कॉल आएगी तो मैं गाड़ी लेकर बाहर चला जाऊंगा, वरना कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगले 2 दिनों तक मैं हेडली के साथ ही आसपास के इलाके में राउंड लगाता रहा और हेडली मुझे बार बार कहता रहा, जंगल में मत जाना, राउंड बाहर लगाना है तो मैं गाड़ी चलाऊंगा। लेकिन तीसरे दिन हेडली छुट्टी पर था, मैं अकेला था, इसीलिए मुझे राउंड भी लगाना था। और आज आज़ादी भी थी। मैं देख सकता था कहीं कोई जुर्म तो नहीं हो रहा, इलाकों की पड़ताल कर सकता था, शहर से बाहर निकल सकता था। मैं गाड़ी लेकर शहर से बाहर निकला और पास वाले उस खाली टाउन की तरफ मैं जा रहा। हेडली ने कहा था कि वहां पर कोई नहीं रहता, वो पूरी तरह से उजड़ा हुआ टाउन है। घर दिखेंगे, कुछ ऐसी इमारतें दिखेंगी, लेकिन रहता वहां पर कोई नहीं है। जब मैं गाड़ी लेकर वहां से निकल रहा, मैं देख रहा था कि यहाँ कोई छिपा हुआ तो नहीं, क्योंकि ऐसे इलाकों का इस्तेमाल नशेड़ी करते हैं, छिपकर नशा बेचने का काम करते हैं या बच्चों को नशे की लत लगा देते हैं। ऐसी जगह वे छिपे होते हैं। तो मैं गाड़ी को बड़ा धीमा चला रहा और एक जगह चौराहे के पास मुझे ज़मीन पर गिरा हुआ एक आदमी मिला। मैं गाड़ी से बाहर निकलता उससे पहले फिर से मुझे वो बात याद आ गई, इस टाउन में ज़मीन पर गिरा हुआ कोई मिले तो निकलो वहाँ से, ऐसे जैसे कुछ देखा ही ना हो। मेरा मन कह रहा था कि मैं मदद करूं, लेकिन नियम हमारे लिए ही बनाए गए थे। तो मैं गाड़ी निकालने लगा जैसे मैंने उसे देखा ही ना हो। फिर मैंने रियर व्यू मिरर में एक बार देखा, पीछे वो आदमी जो ज़मीन पर गिरा था जैसे चूटिल हो या किसी की लाश हो। अब वो अपना सर ऊपर की तरफ किए हुए था, हंस रहा था। ये कैसा मजाक है? लगता है यहाँ ऐसे लोग हैं जो मजाक करते हैं। मैं पुलिस वाला ज़रूर हूँ, मेरे पास गन ज़रूर है, लेकिन अगर मैं बुरी तरह से फंस जाऊँ तो अकेला पुलिस वाला ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ कोई मिले ना, गाड़ी नहीं रोकनी है। जिसके बाद मैं गाड़ी बड़ी जल्दी जल्दी चलाने लगा। फिर मैंने नोटिस किया, बार बार कभी कभी रेडियो पर कुछ मैसेज आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। ये मैसेज पुलिस वालों की तरफ से नहीं होते। रेडियो क्रैकल करता है, अचानक ही ऐसा लगता है जैसे कोई अजीब सिग्नल पकड़ रहा हो। लेकिन हम पुलिस वाले एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर एक दूसरे से बात करते हैं कि कोई साधारण इंसान अपना रेडियो अगर ऑन भी करे तो इस फ्रीक्वेंसी को पकड़ नहीं पाएगा। ये एक खास फ्रीक्वेंसी होती है जो हम पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैसेज का आना यानी कि कोई हमारे रेडियो का ही इस्तेमाल कर रहा होगा या कहीं पर उसने रिसीवर और सेंडिंग मशीन लगाई होगी। जिसके बाद वो मैसेज मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन हेडली ने कहा था अगर ऐसा कुछ हो तो रेडियो बंद कर दो, रोने की आवाज़ वगैरह कुछ भी आए तो रेडियो बंद कर दो। मैंने थोड़ा कान लगाकर सुनना चाहा। बड़ी जोरदार आवाज़ थी, रुकना मत, चले जाओ। ये आवाज़ इतनी तेज़ थी, एक बार के लिए कान में दर्द हुआ और मैंने रेडियो बंद कर दिया। हे भगवान, ये क्या, भौचक्का कर दिया। अरे रेडियो की आवाज़ तो कम ही थी, ये आवाज़ इतनी ज़्यादा कैसे आई? स्पीकर तो फटने को आ गए और मैंने सुनना चाहा था हल्की आवाज़ है। कैसी जगह है ये? आखिर इसकी कोई कंप्लेंट क्यों नहीं करता? हम पुलिस वाले हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी पर कोई ऐसे मैसेज भेज देगा, हमें उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर मैं ध्यान दूंगा, सीनियर से बात करूंगा और हेडली के बारे में भी कुछ ना कुछ सीनियर्स को बताना तो होगा। मुझे शक है।
अगले 10 से 12 दिनों तक हेडली मेरे साथ ही रहा। हम जंगली इलाके पर भी गए और मैं हेडली के साथ जब अंधेरे में होता, जंगल से चीखने की आवाजें आती, रोने की आवाजें आती, कभी कभी कोई बुलाता। वहां उस टाउन में गिरे हुए कई बार कई लोग मिलते और हेडली कह देता, यहां गाड़ी नहीं रोकनी है, ये कोई जिंदा इंसान नहीं, भूत वूत है। वो ऐसे मुझे कहता जैसे मैं कोई पागल हूं। वो इंसान है, भूत नहीं, मजाक कर रहे हैं या कुछ ऐसे गैंगस्टर हैं कि हम गाड़ी रोकेंगे हम पर अटैक कर सकते हैं। बाकी भूतों का चक्कर तो नहीं लग रहा था। मैंने आदत बना ली, हेडली जैसा कहते थे मैं वैसा करता था, क्योंकि वो जिद्दी थे, झगड़ा करने लगते थे। मैंने सीनियर्स से बात की थी कि मेरे साथ जो हेडली है ना, वो थोड़ा अजीब सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा करप्ट है। और मुझे सीनियर्स ने कह दिया था कि हेडली जैसा ईमानदार इंसान यहाँ और कोई नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, नियमों का बहुत ज़्यादा सख्त है। और तब मुझे लगा यहाँ सब मिले हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर धीरे धीरे काम करना होगा, नियमों से खुद को बाहर निकालना होगा। सबसे पहले सीखना होगा, जानकारी इकट्ठी करनी होगी, क्योंकि कीचड़ में रहकर मैं भी कीचड़ का जीव नहीं बनना चाहता। मैं तो सच्चाई के साथ चलूंगा, लेकिन सबूत तो इकट्ठे करने होंगे ना। इसीलिए मैं पुरानी फाइल्स खंगालना शुरू हो गया और शुरुआत मैंने उस टाउन से की थी। खाली टाउन, घर बने हैं, क्लॉक टावर है, सब कुछ है, लेकिन लोग वहां पर रहते क्यों नहीं? क्योंकि एक्सेस है इस शहर की उस टाउन के साथ, उसके बावजूद लोग वहां रहना पसंद क्यों नहीं करते? यहां काम करें और वहां घर में रहें, कोई तो कारण होगा जो लोग वहां पर नहीं रहते। देखते हैं। फाइल्स खंगाली मैंने और फिर मुझे पता लगा साल 1980 में लोगों ने उन घरों को छोड़ा था और उनके घर छोड़ने का कोई खास कारण नहीं बताया गया था। उस टाउन से लोगों ने पलायन कर लिया था। उसके बाद एक्सट्रीम वेदर भी वहां रहने लायक नहीं है, लेकिन अगर गर्मियों में वहां रहने की कोशिश की जाए तो रहा जा सकता है, और सर्दियों तक कंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से की जाए और इंसुलेशन सिस्टम अच्छा हो तो रहा जा सकता है। ये कोई बहाना नहीं है। लेकिन जब मैंने पलायन के समय 17 पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफर देखा, अरे 17 ऑफिसर्स या तो ट्रांसफर हुआ या रिजाइन कर गए। कुछ तो ऐसा होगा ना जिस कारण वो काम छोड़कर चले गए। घपलेबाजी बहुत बड़े तौर पर हो रही है और इतने पहले समय से किसी को शक नहीं हुआ। सीनियर ने कभी भी इस पर शौक नहीं जताया। मैं दोबारा टाउन में जाकर देखना चाहता था, इसीलिए मैंने हेडली से कहा, हेडली साथ चलोगे या तुम आराम करो, मैं पेट्रोलिंग करके आता हूँ, तुम बाकी काम निपटा लो। और उसने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, आराम से जाना, बाकी तो तुम्हें पता ही है। मैंने हेडली को जरा भी शक होने नहीं दिया था कि मैं सबूत इकट्ठे कर रहा हूं, और सबूत इकट्ठे करने के लिए मुझे सबसे पहले टाउन में जाना होगा। गाड़ी लेकर मैं टाउन में पहुंचा और वहां पर राउंड लगाने लगा। मुझे कोई भी सड़क पर गिरा हुआ मिला नहीं था, जिस कारण टाउन में अच्छे से घूमने के बाद कई जगह रुककर मैंने घरों के अंदर झांका। सामान पड़ा था टूटा फूटा, लेकिन वहां कोई रहता नहीं होगा। 30 घरों को देखा मैंने, अंदर अच्छी तरह से खंगाला, दरवाजा खोला, उसके बावजूद कोई घर ऐसा नहीं लगा जहां कोई रहता हो। सोचा था मैंने, हो सकता है नशेड़ी वगैरह या होमलेस यहां किसी न किसी घर में बस गए हों, लेकिन सच में वो पूरे टाउन में कोई मौजूद नहीं था। और मेरी किस्मत खराब थी कि मुझे वहां लेटा हुआ कोई मिला ही नहीं। दिन इसी चीज में निकल गया और रात होते होते मैं जंगली रास्ते से घूम कर आना चाहता था। एक बार देखूं, 7 किलोमीटर का रास्ता है, वैसे भी शहरी इलाके में आता है, तो वहां भी घूमना मेरा फर्ज है। कहीं कोई हादसा ना हो रहा हो, किसी की गाड़ी ना खराब हो, अगर मैं मदद कर पाऊं तो भी मेरे लिए ठीक रहेगा। वहां से कम ही गाड़ियां गुजरती थी, लेकिन इतना था, गाड़ियां गुजरती जरूर थीं। जब मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाता हुआ वहां से शहर की तरफ आ रहा था, मैंने कांच खिड़कियों का नीचे किया हुआ था ताकि अच्छे से सुन पाऊं, और एक जगह मुझे आवाज सुनाई दी,
जंगल से कोई आवाज लगा रहा था और मैं पता लगाना चाहता था। इसीलिए मैंने उस जगह पर गाड़ी रोकी और गाड़ी को रोकते ही मुझे वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी। गाड़ी कर दी मैंने बंद। इंजन की आवाज बंद होते ही जंगल से आ रही वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं थी। वो किसी मर्द की आवाज थी जो मदद की गुहार लगा रहा था। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी टांग में चोट लगी है। मुझे लगता है ये किसी तरह का फुट ट्रैप है, खून ज्यादा बह चुका है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं वहां खड़ा ये सुन रहा और मैंने उस आवाज का जवाब दिया। आप कौन है? कौन है आप? और कहाँ हैं आप? नजर नहीं आ रहे। उस आदमी ने जब अपना नाम बताया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये सब मैं पहले भी देख चुका हूं। ये हूबहू मेरे पिता जैसी आवाज थी और उस आदमी ने अपना नाम भी वही बताया जो मेरे पिता का था। और जैसे हालात थे, उस आदमी ने कहा था कि मेरी टांग फुट ट्रैप में फंसी है, जख्म बड़े हैं, खून ज्यादा बह चुका है। और ऐसा ही तो मेरे पिता के साथ हुआ था लगभग 13 साल पहले। मैं उस समय घर पर मौजूद नहीं था, मैं स्कूल था और जब मैं वापस आया मेरे पिता का खून काफी ज्यादा बह चुका था। वो शिकार करना पसंद करते थे, लेकिन उस समय उन्होंने वो फुट ट्रैप घर में लगाया था चेक करने के लिए और उनका पैर उसमें फंस गया। कोई भी इंसान अगर अपने बिछाए फुट ट्रैप में भी फंस जाए तो अकेला निकल नहीं सकता। और हमारे घर के वो बैक यार्ड में कोई चीखे भी तो दूर दूर तक आवाज सुनाई नहीं देती। घर हमारे उस इलाके में बहुत दूर दूर है। इसीलिए मेरे पिता चीखते चिल्लाते रहे थे और 4 घंटे में खून बहुत ज्यादा बह चुका था। जब मैं घर आया था तो उनकी हालत बहुत बुरी थी। मैंने 911 पर कॉल की थी, अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। आज मुझे अपने पिता की वो साफ साफ आवाज सुनाई दे रही और ऐसा लगने लगा ये संभव कैसे है। और उसके बाद मैं एक बार जंगल में जाने के लिए कदम बढ़ा रहा और मैंने कहा, आप कौन है? आप अब जंगल में क्या कर रहे हैं? और जब उस आदमी ने जवाब दिया, मैं जंगल में नहीं, मैं घर में हूं, मैं फुट ट्रैप ठीक कर रहा था, मेरा पैर फंस गया, खून बह चुका है, जल्दी मदद करो वरना मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरी हालत बहुत बुरी है, मुझे अस्पताल ले जाओ एलेक्स। एलेक्स बेटे मेरी मदद करो, मुझे अस्पताल ले जाओ। अब तो तुम पुलिस वाले बन चुके हो ना, अब तो ले जा सकते हो एलेक्स। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत चक्का सा हो गया था, देखता रहा। ये संभव नहीं हो सकता, ये कैसा भद्दा मजाक है। सच में मदद की जरूरत है उस आदमी को, या मुझे पागल बनाया जा रहा है? बस वो मेरे पिता की आवाज थी। मुझे लगा ये मजाक ही होगा और मुझे जंगल में नहीं जाना चाहिए। लेकिन किसी को कैसे पता वो घटना जो मैंने इस शहर में कभी किसी को बताई तक नहीं। गाड़ी लेकर मैं वहां से निकला था और पहली बार मुझे जंगल से डर लगने लगा था। ये संभव हो सकता है? नहीं 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 नहीं, किसी न किसी ने मेरी फाइल पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं से वो जानकारी निकाली होगी। लेकिन कौन हो सकता है? मुझे ध्यान रखना होगा। यहाँ जंगल से ये जो आवाज़ें पुकारती हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर मैं पुलिस स्टेशन वापस आया था। हेडली अब भी वहीं पर थे और मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैंने इतनी देर कर दी इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा थे। फिर उन्होंने कहा, तुमने रेडियो बंद क्यों रखा था? मैंने कहा, वो अजीब सी फ्लिकरिंग की आवाज़ आ रही थी। तब हेडली कहने लगे, वो तो ठीक है, लेकिन इतनी देर तुमने क्यों की? कहाँ थे तुम? मैंने कहा, देखिए हेडली, मैं थोड़ा राउंड लगा रहा था। उन्होंने पूछा, कहाँ? मैंने साफ बता दिया, टाउन की तरफ गया था, फिर मैं वो जंगल वाले रास्ते की तरफ से आ रहा था। उन्होंने कहा, देखो एलेक्स, तुमने गाड़ी तो नहीं रोकी ना? फिर मैंने हेडली को सब कुछ बताया। मैंने वहाँ गाड़ी रोकी थी, मैं सुनना चाहता था वो कौन है, लेकिन ऐसा संभव कैसे है? वो मेरे पिता की आवाज़ थी। मेरे पिता को मरे 13 साल हो चुके हैं। ये वही आवाज़ थी। वो इंसान मेरा नाम तक जानता था, बिल्कुल जैसे वो मेरे पिता ही हों, लेकिन नज़र नहीं आए। और तब हेडली ने कहा,
देखो एलेक्स, समझने की कोशिश करो। शुरू में मैंने ये साफ नहीं बताया, लेकिन अब साफ बता रहा हूँ। वो जंगल भूतिया है, वो टाउन भूतिया है, और यहाँ होने वाली घटनाएं पुलिस वालों की सोच से भी परे है। ऐसा नहीं कि किसी घर में भूत नजर आता है और पुलिस वाले वहां जाएं तो कुछ नहीं नजर आता। यहाँ ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं पिछले 15 से 20 सालों में कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इसीलिए ये नियम बनाए गए हैं। ये नियम इसलिए नहीं बनाए गए कि मैं करप्ट हूँ या यहाँ कुछ गलत हो रहा है और हम उसे नज़रअंदाज कर दें। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारी आंखों के सामने अगर कुछ ऐसा दिखे जो हमारे लिए खतरनाक हो तो नियम अनुसार हम वहाँ से निकलें। हम पर कोई एक्शन नहीं होगा, और ये हमारे सीनियर्स का ऑर्डर है। समझने की कोशिश करो। अगर तुमने कभी वो नियम तोड़ा और अपने पिता की आवाज़ सुनकर अगर तुम जंगल में जाते, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। मैंने हेडली को कहा, बुराई यानी कि वहाँ मुझे कोई पकड़ता? क्योंकि भूत मैं यकीन नहीं करता। तब हेडली ने कहा, कई बार सुनी हुई बातों पर यकीन करना पड़ता है, और भगवान से ये प्रार्थना करना कि सिर्फ सुनी हुई बातें ही यकीन लायक हों, कुछ सामने से नजर ना आए। क्योंकि कभी कभी ऐसा जब दिखता है उसके बाद किसी को बताने के लिए हम बचते नहीं। एक शेरिफ 7 साल पहले यह गलती कर चुका है। वो गया था जंगल में और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो किसी को बता भी नहीं रहा था। मानसिक हालत उसकी बहुत बुरी हो गई थी। उसने इतना बताया था कि कुछ हुआ है, और वो सारे सबूत इकट्ठा करना चाहता है, एक बार पता करना चाहता है। लेकिन उसने अपने सर पर बंदूक रख के गोली चलाई थी। 3 बेटियां हैं उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है, और कभी कभी सीनियर्स उनके घर मिलने के लिए जाते हैं। क्योंकि कोई हमने अपना खोया तो हम भी चाहते हैं उनके परिवार वाले सुरक्षित रहें। इसीलिए नियम बनाए गए हैं कि किसी पुलिस वाले के साथ दोबारा ऐसा ना हो। बाकी अगर किसी भी तरह का और कोई काम हो तो ज़रूर बताना, लेकिन मेरी बात मानो। वो टाउन, वो जंगल, उससे दूर रहो। उसे खंगालने की कोशिश मत करो। कुछ राज राज रहने चाहिए। मैंने हेडली से पूछा, लेकिन वो सिर्फ भूतिया घटना ही है। हेडली ने कहा, देखो शांत हो जाओ, इससे ज़्यादा पता करने की कोशिश मत करना। मेरी बात मानो, वरना मैं सीनियर्स से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। समझ रहे हो ना? मैंने हामी भर दी, लेकिन अब मैं भी थोड़ा डर रहा था कि मैं जंगल में नहीं जाऊंगा। भूत प्रेत हो सकते हैं, क्योंकि जो मैंने महसूस किया वो किसी साधारण इंसान का काम तो हो नहीं सकता। लेकिन यहां चल क्या रहा है, मैं उसका पता लगाना चाहता हूं। 20 साल पहले टाउन में ज्यादातर लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। कारण क्या था? तो मैं हिस्ट्री बुक्स निकालने लगा। वो टाउन की जानकारी जंगल से जुड़ी है। कुछ तो ऐसा था टाउन में जिसके कारण लोगों ने पलायन किया। इतने पुलिस वालों का ट्रांसफर हुआ, उन्होंने रिजाइन किया। कुछ तो ऐसा था। तो 20 साल पहले इतिहास के उन पन्नों से खंगाल कर मैंने ये निकाला कि उस टाउन से आगे जो सुनसान रास्ता जाता है, जिसे बंद किया गया है, वो रास्ता खादान की तरफ जाता है। कभी इस टाउन के आगे खादान हुआ करती थी। छोटी खादान थी, वहां से ज्यादा बड़ा कुछ निकलने वाला भी नहीं था, लेकिन इतना था कि 10 सालों तक आसपास लोगों को काम जरूर मिलता और सरकार का काम भी चल जाता। लेकिन 3 सालों में खुदाई के दौरान वहां से कुछ ऐसा निकला जिसने सबको डरा दिया। वो कोई शैतानी ताकत नहीं थी, वो एक ऐसा फिनोमेना था जिस कारण यहां पर लोगों को अपने जो मर चुके हैं वो नजर आने लगे और वो लोगों को बहकाने लगे। यानी कि वो लोगों को अपने पास बुलाने की कोशिश करते, लोगों से बात करते। और ये बात जब पुलिस वालों तक पहुंची, पुलिस वाले भी तहकीकात कर रहे और उन्होंने महसूस किया कि उस जगह को छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता। जो लोग मरे हुए हैं वो भी लोगों को नजर आ रहे हैं, अपनों को नजर आ रहे हैं, और लोग उनके साथ यहीं जीना सीख चुके हैं। लेकिन वो रात को नजर आते हैं, बुलाते हैं, बातें करते हैं। धीरे धीरे इस टाउन में कई लोग मारे गए।
मरने वालों की संख्या एक रात में 17, दूसरी रात 54, तीसरी रात 104। हर रात लोगों के मरने की संख्या बढ़ रही थी। ज्यादातर लोग आत्महत्या करते, खुद मरने की कोशिश करते, और कोई रोके भी वो मानते ही नहीं। जिसके बाद पूरी जगह को खाली कराया गया था। माना गया कि वो कोई भूतिया घटना थी जिसने लोगों को पागल बना दिया। इस कारण लोग मारे गए और इस पूरे केस को छिपाने की पूरी कोशिश की गई, वरना पुलिस वालों का बहुत बुरा हाल होता। कोई भी यहाँ टिक नहीं पाता। यही कारण था कि पुलिस के अंदर ही इस बात को छिपाया गया। ज़्यादातर पुलिस वालों का ट्रांसफ़र हुआ, या कुछ पुलिस वाले जो ये चाहते थे कि बात सब तक फैले, उन्हें रिज़ाइन करवाया गया। जिसके बाद जगह खाली हो चुकी थी। नियम बनाए गए ताकि कोई रात को जंगल में न जाए। जंगल से आने वाली आवाज़ें आपको आकर्षित करती हैं, उनका पीछा नहीं करना है। ऐसे नियम कि कोई भी कुछ अजीब देखे तो आपको बस अनदेखा कर देना है। मैं लगभग पूरी सच्चाई जान चुका था, लेकिन यहाँ पर भी ये पुलिस फाइल्स जिन्हें अच्छे से संभाल कर नहीं रखा गया, इतिहास के कोनों में धूल मिट्टी में सौंप दिया गया ताकि ऑफिशियल खबर बाहर ना आ सके। लेकिन इस पर यकीन किया जा सकता है। भूत या घटनाएं, ये लोग भूतों के पीछे पागल हैं। कोई मर गया तो वापस कैसे आ सकता है? लेकिन जो मैंने देखा वो क्या था? सच्चाई का पता तो मुझे लगाना ही होगा। इसीलिए मैंने हेडली से बात करने में समझदारी नहीं समझी। मुझे लगा ये बात मुझे खुद तक रखनी होगी। हेडली बात का बतंगड़ बनाएंगे, मुझे सच का पता लगाना होगा। कुछ ऐसे इलाके हैं जिनके बारे में अब मुझे पता लगा है। यहाँ खादान भी है और खादान में जाने का रास्ता टाउन के बीच से निकलता है। वही बंद रास्ता जो हेडली ने कहा था इसे पार मत करना, यहाँ कुछ नहीं है। वहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है, मुझे देखना होगा। वक्त शाम का ही था। मैं गाड़ी लेकर अकेला ही निकला था और हेडली को मैंने साफ मना कर दिया था, ज़रा थोड़ा अपने काम के लिए जा रहा हूँ, वहाँ राउंड भी लगाऊंगा और देख लेना, थोड़ा पीछे का संभाल लेना। और हेडली ने कहा ठीक है, 1 घंटे में आ जाना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। एक जगह थोड़ा सा लफड़ा हो गया है, वो हमें सुलझाना होगा। मैंने कहा ठीक है। गाड़ी लेकर मैं टाउन की तरफ निकला था। रेडियो मैंने बंद कर दिया था ताकि अगर किसी को थोड़ा बहुत पता भी लगे तो मैं साफ कह दूंगा। वो आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही थी रेडियो पर, तो मैंने रेडियो को बंद कर दिया। टाउन में मैं पहुंच चुका था और तब मैंने टाउन में किसी को लेटे हुए देखा। मैं एक बार तो ये चाहता था कि मैं वहां पर रुकूं, लेकिन अब मुझे वो खादान को देखने के लिए जाना था। तो जो नियम है मैं तोड़ थोड़े ना रहा हूं, नियम का पालन ही किया मैंने। वहां पीछे वाला कोई रास्ता नहीं था खादान में जाने का। मुझे वो बड़े गेट को खोलना ही पड़ा। नीचे उतरकर गेट को खोला जहां 3 ताले लगे थे, लेकिन मैं पुलिस वाला हूं, मुझे पता है ऐसे ताले कैसे खोले जाते हैं। गेट खोला और गाड़ी लेकर मैं आगे बढ़ने लगा। ये वो रास्ता था जो 20 सालों से शायद किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इसे पूरी तरह से बंद किया गया था। सड़क के ऊपर घास उगी हुई थी, साइन बोर्ड लगे हुए थे और वो भी पूरी तरह से नए से लग रहे, क्योंकि ऊपर से जो प्लास्टिक थी वो भी उतारी नहीं गई थी, वैसी की वैसी ही। गाड़ी लेकर खादान की तरफ बढ़ रहा। 7 किलोमीटर खाली सड़क और वहां भी जंगल का पूरा एहसास, लेकिन ये रास्ता ऐसा कि पेड़ बिल्कुल सड़क के ऊपर तक आए हुए। मैं धीरे धीरे खादान के पास तक पहुंचा था। वहां नजर तो कोई नहीं आया, लेकिन एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा। खादान के अंदर से एक आवाज आई है, एलेक्स बेटा मदद करो। वो आवाज ना सिर्फ रेडियो पर सुनाई दी, बाहर से भी आई, और वो बड़ी अजीब सी आवाज थी। जैसे आपको लगता है ना, अरे भ्रम होगा, 2-3 आवाजें मिश्रित थीं। लेकिन मैं जब गाड़ी से उतरा, एक और जोरदार आवाज, ये भी मेरे पिता जैसी आवाज ही थी, लेकिन खादान से नहीं आई थी, यह जंगली इलाके से आई थी। जिसके बाद वहां रुका। मैं सवाल पूछने लगा, कौन हो तुम, कौन हो? और फिर जंगल से आवाज आई, बेटा
कब से मदद मांग रहा हूं बेटा। मेरा पैर फुट ट्रैप में फंसा है, खून बह रहा है बेटा। बेटा मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पास रहूं, जिंदा बचूं, तो बेटा मदद करनी होगी तुम्हें। अब तो तुम पुलिस वाले हो, बड़े हो चुके हो, मदद कर सकते हो मेरी। मैंने वो गलती की जो गलती करने से मुझे मना किया गया था। मैंने जंगल में पैर रखा। धीरे धीरे पैर रखते हुए, आगे बढ़ते हुए मैं उस आवाज का पीछा करने लगा था, लेकिन मुझे ज्यादा दूर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मुझे मेरे पिता बिल्कुल सामने नजर आ रहे। पैर उनका फुट ट्रैप में फंसा हुआ, खून बह रहा था, लेकिन वो वहां पर वैसे ही खड़े थे, मुझे अपनी बाजुओं को फैलाए बुला रहे थे अपने पास। और मुझे मेरा बचपन याद आ गया। लेकिन अब मैं ये जान चुका था, ये मेरे पिता नहीं हो सकते, ये मेरे पिता नहीं हो सकते। ये कैसे संभव हो सकता है? आखिर इस खादान से वो क्या निकला था? जब मैंने पीछे हटना चाहा, तब मुझे अपने पीछे भी मेरे पिता ही नजर आए। मेरे पिता के दो रूप, एक आगे एक पीछे, और पीछे मेरे पिता जैसे जवानी में खड़े हों। मैंने वो तस्वीरें देखी हैं, अपने पिता को जवानी में नहीं देखा, लेकिन वहां मेरे पिता के कई स्वरूप थे। बूढ़े, वो रूप जो अब होना चाहिए था, वो रूप भी सामने। वहां कई लोग थे जो सब मेरे पिता जैसे दिखने वाले, और सब कह रहे थे, अब मत जाओ, यहीं रुक जाओ। क्या चाहते हो तुम? मुझे किस रूप में देखना चाहते हो? देखो, तुमने मेरी मदद नहीं की। मेरा सर फटने को आ रहा था। मैं वहां से जाना चाहता था, लेकिन वो भीड़ 10 से 15 लोगों की जो मुझे वहां से जाने दे नहीं रही। तो मैंने बंदूक निकाली, लेकिन मैं गोली कैसे चला सकता था? हूबहू मेरे पिता का चेहरा। मैं उन्हें छू सकता था, उनसे बात कर सकता था, लेकिन मैं डरने लगा था। ये मेरे पिता नहीं हो सकते, लेकिन हो भी सकते हैं। लेकिन मेरे पिता के 15 स्वरूप, ऐसा संभव कैसे है? मैं गोली चलाना चाहता था और मैंने धमकी दी, मैं गोली चला दूंगा, मैं गोली चला दूंगा। और फिर सामने वही आवाज जो सबसे पहले मैंने सुनी थी। वो आदमी हूबहू मेरे पिता जैसा दिखने वाला, जिसकी टांग फुट ट्रैप में फंसी हुई। बेटा मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। फिर मैं अपने पिता के पास आया और पूछने लगा, कौन हो तुम? तुम मेरे पिता नहीं हो सकते, मेरे पिता मारे जा चुके हैं। और वो इंसान कहने लगा, नहीं, मैं मारा नहीं गया, मैं जिंदा हूं। देखो, खून बह रहा है, मैं जल्द ही मर सकता हूं, मेरी मदद करो। जिसके बाद मैं सोच में पड़ा, क्या मैं पागल हो गया हूं? वो भीड़ मुझे वहां से जाने दे नहीं रही थी। मैं किसी की तो मदद करना चाहता था, और यहां पर मुसीबत में एक ही इंसान था। वो इंसान जो मेरे पिता जैसा दिख रहा और फुट ट्रैप में उसका पैर फंसा हुआ। मैंने पूरा जोर लगा दिया और फुट ट्रैप से उस इंसान की टांग को बाहर निकाला था। और उसके बाद सिर्फ एक ही रूप था वहां पर, उस आदमी का। बाकी सब गायब हो गए। और तब मेरे पिता मुझसे पूछ रहे, कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? तुम इतने अजीब से कैसे सफेद से दिख रहे हो? मैं तुम्हारे आर पार देख सकता हूं। क्या चीज हो तुम? मैं डर गया, जिसके बाद मैं भागा पीछे की तरफ। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे पिता ही हों, लेकिन अब चेहरा बदलने लगा था। उनके आर पार मैं देख सकता था, जबकि वो कह रहे थे, कौन हो तुम? तुम्हारे आर पार नजर आ रहा है। मुझे ये जंगल के पेड़ भी पारदर्शी दिखने लगे। मेरा सर फटने को आ गया और मैं भागा। जब मैं गाड़ी लेकर वहां से निकला था, सब कुछ बड़ा अजीब, बहुत ही ज़्यादा अजीब था। लेकिन किसी तरह मैं टाउन से बाहर निकला था। फिर जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, मैंने गाड़ी एक तरफ लगाई और एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। तुम गाड़ी में क्या कर रहे थे? मैंने कहा, मैं राउंड लगाने के लिए गया था। उसने मुझे पकड़कर लॉकअप में डाल दिया।
मेरी एक ना सुनी। मैं उससे पूछ रहा कि हुआ क्या है, इसे कैसे पता लगा कि मैंने नियम तोड़ा। लेकिन अगर मैंने नियम तोड़ा तो ये कोई कानूनन जुर्म नहीं है। लॉकअप में मैंने हेडली को समझाया, देखो मैंने कुछ नहीं किया। और हेडली कह रहे थे, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? मैंने कहा, हेडली मैं आपके साथ काम करता हूँ। उन्होंने कहा, काम करते हो? तुम पुलिस वाले हो, दिमाग खराब मत करो। बताओ गाड़ी के अंदर क्यों बैठे थे? एक पुलिस वाले की गाड़ी के अंदर बैठना भी एक तरह से जुर्म है। वहाँ कोई गन हो सकती थी। सच बताओ, चोरी करने के इरादे से आए थे? मैंने कहा, नहीं, ये चल क्या रहा है? फिर मैं खुद हैरान था। मेरी जमानत कराने के लिए मेरे पिता आए। मेरे हाथ पांव फूल गए और मैं पूछ रहा, ये तो जंगल में भूत है। और हेडली कह रहे थे, तो तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या बात कर रहे हो? मेरे पिता ने मेरी जमानत करवाई और सब मेरे पिता को देख सकते थे और मैं अपने पिता से डर रहा। और मेरे पिता ने मुझसे पूछा, तुम डर क्यों रहे हो? यहाँ चल क्या रहा है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था, जैसे सब कुछ बदल गया हो। और फिर एक सैलाब मेरे दिमाग में यादों का घूमने लगा। ये ऐसा सैलाब था जैसे नई यादें दिमाग में घुस रही हों। मेरे पिता जो 13 साल पहले मारे जा चुके थे, मुझे पूरी तरह से याद था वो मर चुके हैं, लेकिन अब नई यादें। मेरे पिता बच गए थे। वो फुट ट्रैप उन्होंने खोल लिया था। और जब मैं अस्पताल में उनसे मिला था ना, वो कह रहे थे कोई था धुंधला धुंधला सा, उसके आर पार नजर आ रहा था। मैंने पूछा था उससे कि क्या चीज हो तुम? वो शायद कोई फरिश्ता था जिसने फुट ट्रैप को खोल दिया था। मैं बच गया था। वो सारी यादें, 13 साल जिसमें मेरे पिता की मौत हो चुकी थी और मैंने अपना बचपन अकेले गुजारा, अब वो यादें बदलकर मेरे पिता के साथ वो अच्छी यादें बन चुकी थी। जैसे समय ही बदल गया। अब मुझे समझ में आने लगा खादान में ऐसा क्या था जिस कारण लोगों को जंगल से आवाज़ें आती थी अपनों की, और फिर लोग पलायन कहाँ कर गए, क्या हुआ? और वो पुलिस वाले जो जंगल में गए थे कहीं गायब हो गए, या शायद सब कुछ बदल गया। मैं आज तक समझने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये बदली हुई दुनिया जिसमें मैंने अपने पिता को इतिहास में जाकर बचाया, मैं इसका हिस्सा हूं, तो वो दुनिया जहां मैं जंगल में गया और वहां से शायद हेडली मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे और मैं वहां से बाहर कभी आया ही नहीं। क्या है ये? समानांतर दुनिया, अलग ब्रह्मांड, अलग समय, या एक भूत या षड्यंत्र जिसमें मैं खो चुका हूं और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। शायद मैं एक सपने में खोया हुआ हूं, लेकिन मुझे यह सपना ही अच्छा लगने लगा है। सब कुछ वापस मिल गया जो खोया हुआ था। शायद झूठ हो, शायद सच हो।